हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अग्रिम माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से एक्स यूपीएस इंटरव्यूअर आप सबका स्वागत करता हूं। और जीएस पेपर 3 आज आपका कंप्लीट हुआ है और एक हम संक्षिप्त एनालिसिस करेंगे कि पेपर जो आया है उसकी डिमांड और सप्लाई क्या रही है। और दूसरा एक थोड़ा सा हम लोग आपस में एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि ये राह आपके लिए बहुत आसान है अगर आप लॉजिकल चलते हैं, ईमानदार रहते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा मेरे बच्चों, लॉजिकल रहें, ईमानदार रहें, शब्दों से खेलना सीखें। 3 शब्द के साथ आज की क्लास स्टार्ट करूँगा। लॉजिकल बने, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से पता आपके इर्द गिर्द है वो, बट कोई टर्म आ गया, कोई शब्दावली आ गई, हमें लगा रही ये तो हमने पढ़ा नहीं, आप आइडिया लगाएंगे। सी सेट की चीज भी जीएस में काम आ सकती है, अभी मैं सिखाने वाला हूं। यानी इतना इंटरलिंकिंग आप कर सकते हैं सी सेट में जो आपने पढ़ा हुआ, सी सेट का जो सिलेबस है वह सिलेबस यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आके अभी लग जाएगा। तो आज की क्लास का जो अपना मोटो होगा, क्या आया क्या नहीं आया, वो उसके निर्धारण करता आप लोग हैं। मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आई एम ऑलवेज अ बिग जीरो। हर दिन एक नई जर्नी है और ये निर्णय करना आपका काम है कि क्या है क्या नहीं है। उनमें नहीं पढ़ूंगा, बस मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में, अब तो ये पेपर हो गया, ये जनरेशन ने पेपर दे दिया और वो खुश हैं कि पेपर ठीक हो रहे हैं। अब आगे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने डिमांड सप्लाई को कितना पकड़े रखा। खुश होना एकदम अलग बात है, बट खुश होने के साथ डिमांड और सप्लाई के साथ लंबे समय तक चल पाना शायद वो थोड़ा सा और मेहनत की अपेक्षा है। तो हमें जो भी आपको लग रहा है, जैसे बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि सब कुछ उनका जाना पहचाना है, हर एक प्रश्न पत्र ऐसा लग रहा है कि आपका जाना पहचाना है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं हर उन अध्यापकों को श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने आपको प्रशिक्षित किया। हम ये नहीं कह सकते केवल मैं, इतना यंग लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इतना यंग लोग अग्रिम पर ही हैं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं या लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर जितने टीचर्स ने पढ़ाया, अमूमन आप लोगों ने सबको फॉलो किया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पेपर हो रहे हैं, तो ये अनअकैडमी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी ने जो एक इनिशिएट लिया है, तो ये सबकी एक इसमें भागीदारी है। और सब अध्यापकों का हृदय से आभार कि सबने मेहनत करी और आप सबको सबका फायदा मिला। उन्हीं में से मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, उसके निर्धारण करता आप हैं, मैं नहीं हूं। और तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि मैं जो कराने जा रहा हूं आपकी लर्निंग होगी। कि देखो, एक प्रश्न आया है, देखो सी सेट से कैसे उसे मैं इंटरलिंक करने जा रहा हूं, सी सेट के सिलेबस से। बस मैं यही सिखाना चाहता हूं मेरे बच्चों। इंटरलिंकिंग क्वालिटी अगर आपके अंदर है, ये दुनिया आपकी है, आपकी मुट्ठी में है। हर वो बच्चा बन सकता है जिसने कभी सोचा नहीं है। ये लगता रहा होगा कि लाखों की कोचिंग, लाखों की फीस और ये बड़े बड़े टीचर, ठीक है ना, वो जो लगता ना बड़े, सबका आदर करिए, एवरीवन रिस्पेक्ट करिए, सभी टीचर्स, किसी की हमें आलोचना हम क्यों करें भाई। अगर कोई ज्ञान दे रहा है, हमसे छीन तो रहा नहीं है, तो हमारे लिए तो सभी अध्यापक आदरणीय है, श्रद्धेय हैं, हम क्यों किसी की आलोचना करें भाई। ठीक है, तो सिंपल, हाँ, असत्य की आलोचना हमेशा होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, बाकी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से आज की अपनी क्लास। अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक अच्छी जर्नी, एक अच्छी चर्चा। उसके पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं इन माई स्टाइल, अब तो और आप लोगों को इस पर ट्रस्ट होगा ही होगा। और बच्चों, अभी भी मेरी जर्नी पूरी, मतलब समझ लो ये जर्नी एक शुरुआत है, एक चमक है बस, केवल सूर्य की एक छोटी सी किरण आई अभी। अभी हिंदी माध्यम, रीजनल माध्यम, खासकर जो बीकर सेक्शन के बच्चे हैं, अभी आपके लिए एक ये छोटी सी, जैसे होता नहीं कि एक अकाल के बाद, एक अकाल के बाद, अकाल का मतलब होता था मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख के ऐसा लगता था कि भगवान ये क्या है। आज सारा बच्चा कहता है कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखने के बाद अच्छा लग रहा है। तो एक छोटी सी किरण आई है, केवल एक छोटी सी किरण आई है। अभी हमें इसको बहुत बड़ी सफलता के रूप में नहीं मान लेना। दिस इज द स्मॉल, बहुत छोटा सा है। हमें इस रे को पकड़ करके और इसको और बिल्ड करना, इससे और सीखना।
याद रखिएगा। अभी केवल आशा की एक किरण आई, अभी बहुत काम बाकी है। अभी अभियान की तरह आपको आंसर राइटिंग करनी है, अभियान की तरह प्रीलिम्स में। जिस तरीके से आप लोगों ने मुख्य परीक्षा में ये मान लिया कि अब चीजें आपके लिए आसान है। टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि इस बार का निबंध टफेस्ट था, और कोई भी बच्चा मेरा मानने को तैयार नहीं है कि इस बार का निबंध टफेस्ट था। और 3.5 घंटे की क्लास में प्रूफ करके रख भी दिया हूं। ये भी नहीं केवल भाषण है, एवरीथिंग इज प्रूवन कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सब प्रूव कर दिया हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा गलत चल रहा है या हम उसको क्या कर रहे हैं, हवा में डाल रहे हैं। वो बच्चा जमीन पे है, यानी आप जमीन पे रह करके ये बात सोच रहे हैं। यानी अब देखिए, जीत आपकी तरफ आ रही है। आज अगर इंडियन एक्सप्रेस ऐसा प्रतिष्ठित अखबार आपसे कहता है कि निबंध का पेपर टफ था, और आप कहते हैं कि नहीं निबंध आप लिख सकते थे, इसका मतलब हवा बदल चुकी है। हवा बदल चुकी है, हवा आपके साथ आकर के अब खड़ी हो गई है और आपको आगे लेकर के जाएगी। बट आपका काम अब और मेहनत का हो गया, मेरा भी काम अब और मेहनत का हो गया। यानी मुख्य परीक्षा की एक जर्नी मैं अपने स्तर पर आप तक लेके आ पाया हूं। अब इसके बाद जो अब जो जर्नी होगी प्रीलिम्स की, जो आपकी कल से स्टार्ट होगी, कल एक वर्कशॉप के साथ कि प्रीलिम्स की तैयारी अब बचे हुए महीनों में, और फिर एक महाअभियान हम स्टार्ट करेंगे 12 तारीख से ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के साथ, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के साथ, और यूट्यूब पर पॉलिटिक एनसीईआरटी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी राह में एक छोटा सा सहायक के रूप में मैं अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। मुख्य परीक्षा में मैंने अकॉर्डिंग टू मी मैंने कोशिश की है, और मैं शायद सेटल आपकी राह में मैं एस्टेब्लिश हो पाया हूं। लेकिन अभी मुझे आंसर राइटिंग की कला आपको बहुत डेप्थ में सिखानी, जो भी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी बहुत बड़ी यात्रा है बच्चों, हमें अभी ग्राउंडेड रहना है। अभी जब देखिए, जब चीजें ईश्वर समझ रहे हैं ना, चाणक्य हमेशा कहते हैं, चाणक्य हमेशा कहा उन्होंने चंद्रगुप्त से, जब चंद्रगुप्त कोई विद्या सीखते थे, जब चंद्रगुप्त कोई विद्या सीखते थे तो चंद्रगुप्त क्या हो, एकदम बिल्कुल हर्षोल्लास से भर जाते थे, बहुत ओवर एक्साइटेड, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता था, उत्तेजित हो जाते थे। आज मैंने ये सीख लिया, अगर आप लोगों ने चाणक्य सीरियल देखा हो। लेकिन फिर उनके गुरु उनको कहते थे कि सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सीखे हुए को संचयित करो, उसे कंसोलिडेट करो, क्योंकि इस सीखे हुए का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और वह समय अभी नहीं आया, जब आएगा तब इसका उपयोग होगा। इसलिए सीखो, और धरातल पर रहते हुए अपने आप को लगातार एक विद्यार्थी के रूप में ही, यानी हमें ज्ञान नहीं है, हम लगे हुए हैं, और अंतिम सांस तक यही रहना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान लेना है। ये याद रखिएगा, अगर ये ज्ञान की आदान प्रदान की संस्कृति अगर हम लोगों ने डेवलप कर ली, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी राह कहीं से भी कठिन हुई। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। अब हम लोग फिर से एकदम हो जाएंगे अंडा 0/0, और अब यहां से फिर से एक नई जर्नी शुरुआत करेंगे। किसके जो बीत गई सो बात गई, हमने क्या किया, तुमने क्या किया, डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल बच्चा, एसे और इथिक्स आप सबको पता है, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। हिंदी लिटरेचर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बट हिस्ट्री बाइलिंगुअल रहेगा। तो हिंदी लिटरेचर और इथिक्स, ये 1000 नंबर आते, ये सारी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं। ये मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, 1000 नंबर। द हिंदू आप पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस एनसीईआरटी बोनस, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और यूपीएससी हिंदी माध्यम में इनोवेशन, इंटरलिंकिंग, IQ-IP, ये मैंने मना किया था कि ये आप ट्रस्ट करिएगा, मेरे बच्चे ही मेरा पीपीटी बनाते हैं, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर आप डाल दीजिए, क्योंकि पेटेंट का जमाना है, तो आप पेटेंट तो करा नहीं सकते इस चीज का। लेकिन अब क्योंकि ये पेपर ऐसा आया हुआ है, और इत्तेफाक से मेरे बच्चे जो भी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, और आपको अच्छे से पता ठीक ठीक लिख रहे हैं, तो उनके भी पेपर अच्छे हो रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट, मैंने इस पर टोका भी कि ये मत लिखवा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, अब इसकी एक लहर आएगी IQ-IP की, ऐसे में आप इसको कम से कम आप मत बोलिएगा, लेकिन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लोग मतलब आपके बच्चे इस चीज़ को अपने आप आगे पीछे प्रसारित करते रहेंगे। चूंकि यूट्यूब आपको पता ही है, पूरा एकदम एक ज्ञान का, एकदम समझिए जैसे एक वो है, क्या ज्ञान का गूगल है ये यूट्यूब, तो ज्ञान का गूगल है, अच्छी चीज़ें। तो संपूर्ण भूगोल एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर बच्चों, 12 जनवरी सुबह 10 बजे से 6 क्लास की एनसीईआरटी मैपिंग है। एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, मेरी स्टाइल आपको अच्छे से पता अलग है, और ये पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी इतनी बढ़िया बनी हुई है। तो 6 क्लास प्लस इसके साथ मैप,
आप फिर देखोगे आपके पास इतना बढ़िया नोट्स, यानी जो प्लान होता है कंटेंट का वो मुझे आता है, तो बहुत अच्छा है वो। और यूपीएससी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो आप प्लस में आ सकते हैं, आइकॉनिक में आ सकते हैं। प्लस में बच्चा 12 महीने 24 महीने इसके लाइव कोड के साथ आइए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा आइकॉनिक में आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, पर्सनल कोच, और 12 महीने 24 महीने 36 महीने की फीस 10% डिस्काउंट के साथ आपके सामने स्क्रीन पे है। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हैं, यानी ऑप्शनल, तो आप 1 साल 6 महीने, इससे कम में मत आइएगा। हिंदी लिटरेचर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और चलिए बच्चों, तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 आपके सामने है। अधिकतम अंक है 250, समय है 3 घंटे। बच्चों देखिए, अब चूंकि ये जर्नी हो चुकी है, यहां पर दावा पर दावा कि मैंने क्या किया, मुझे ये आज करना ही नहीं। सिंपल ये है, आपको सीखना है कि पेपर आपको देख के इजी लगेगा, क्योंकि साल 1.5 साल की हमने एक यात्रा करी है द हिंदू की, और इतना ही नहीं, योजना और कुरुक्षेत्रा की भी करी है। नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में उपयोग, आप सबको पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ में उपयोग, ये एक योजना ही आई थी, अगर आपको याद हो हम लोगों ने की थी, जो मैं बैठ के कराता था। तो ऐसा नहीं है कि योजना का रोल हम छोड़ देंगे, या मैं कहना चाहूंगा कि मैंने ही पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने कल भी कहा था, एक पत्रिका आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका में है, आपको मैगजीन जरूर फॉलो करनी पड़े, एक मैगजीन और अपना ये हिंदू। और इसके अलावा योजना आपका, जैसे मैंने वादा किया है, इंग्लिश मीडियम वाली योजना इस महीने स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा काम कल से स्टार्ट हो गया बेटा। कल मेरे पास आई, तो इंग्लिश मीडियम की योजना मैं लेके आ रहा हूं, आपको खुद अंतर लगेगा प्रेजेंटेशन में। तो एक मैगजीन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दो चीजें अगर आपके पास हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी कहीं से भी, ना प्रीलिम्स में और ना मुख्य परीक्षा में बाधित होने वाली। तो और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि पढ़ते समय अपने दिमाग को बहुत शार्प रखना है। क्या रखना है? बहुत ज्यादा शार्प, तेज। क्यों? बिकॉज बच्चा, समय 3 घंटे है, 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और प्रश्न सचवाता है। अभी हम लोग आगे आ रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग बस जो हम डायरेक्ट पढ़ा दिए वो नहीं। मैं तो हमेशा से एक ही बात कहता रहा हूं बच्चों, हम डेवलप कर रहे हैं आपको। कई क्वेश्चन 100% है कि डायरेक्ट है, कुछ जो नहीं है वो भी है, बट उसके लिए आपको दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, जो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला क्वेश्चन था, समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या की। अब देखिए, इसकी हिंदी देखिए। अब आप लोग विचार करिए, इसकी हिंदी देखिए, यानी इसकी हिंदी देखिए, इसकी हिंदी आप यहां से देख सकते हैं कितनी कठिन है ये हिंदी। क्या है? कितनी कठिन, यानी आप हिंदी पढ़ के इस कंटेंट को समझ नहीं सकते। तो अब देखिए, पहली बाधा ये आ गई आपकी, जरा भाषा को देखिएगा। तो आज आपकी, फिर से मैं कह रहा हूं, इंग्लिश से डरिएगा नहीं। पूछे क्यों? समझ गए ना द हिंदू का रोल मैं बताने जा रहा हूं। द हिंदू जो हम लोग अब बाइलिंगुअल किए हैं, पहले वो केवल उसमें था, द हिंदू हम लोगों ने बाइलिंगुअल किया। बहुत से बच्चे, अभी भी एक आध दो बच्चों का आया कि सर अगर हिंदी में हो जाता, तो बाइलिंगुअल हमने किया। आप जरा इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न को समझाइए, मुझे समझ पाएंगे। आप पढ़िए हिंदी में, ना मैं समझ पा रहा हूं, ट्रस्ट करिए मैं भी नहीं समझ पाया, अगर इंग्लिश ना देखता तो समझ में नहीं आता, जबकि मैं हिंदी साहित्य का अध्यापक हूं। यानी क्या कह रहा है? एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल इश्यू ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न समावेशी समृद्धि के संदर्भ में मैंने कई बार आपको कराया, आपने देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ। समावेशी विकास और सतत विकास का अंतर संबंध, उसी प्रश्न को, ये प्रश्न क्या है? समावेशी विकास और सतत विकास का अंतर संबंध है। यही प्रश्न जो वहां 16 या 17 में है, उठा करके यहां पूछ लिया, बस केवल यहां 2 वर्ड लगा दिया, इंट्रा और इंटर। अब अगर जिस बच्चे को लगे अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो यूपीएससी फिर उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा रहेगी, क्योंकि आपको पता है, मेरे पढ़ाए बिना भी आपको पता है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आपको क्या करना है? अब ठीक है, ध्यान करिएगा, यानी सिंपल, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई शब्द टफ आए उसको तोड़ दो। इंटर, सॉरी इंट्रा, आपके सीसेट में सिलेबस में क्या है? सीसेट के सिलेबस में है ना,
इंटरपर्सनल स्किल और इंटर और इंट्रा है कि नहीं। फिर इसके अलावा आपको याद होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज जब तक जोड़ के नहीं चलेंगे तब तक शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा, सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता पर हिंदू में कितना किया, उसमें हम क्या पढ़ते थे, इंटर रिलीजन। अब इसी को मैं आपको केवल समझाने के लिए कि आपको सीखना कैसे, आगे की कक्षाओं का उपयोग कैसे करना, इट डजेंट मैटर कि क्या आया क्या नहीं, चूंकि अब आपको तो अगली बार मुख्य परीक्षा लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर समस्या, अब देखिए इंट्रा जनरेशनल, अब जिस बच्चे को नहीं पता इंट्रा मतलब और इंटर का मतलब, यानी इंट्रा और इंटर, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, इंट्रा रिलीजन पढ़ा था और इंटर रिलीजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इंटर रिलीजन, ठीक है ना। इंट्रा का मतलब होता है अंतः और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, क्या होता है, एक राज्य, जैसे इंटर स्टेट रिलेशन, ये भी तो पढ़ा ना आपने, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, राज्य के मध्य, इंट्रा यानी राज्य के अंतर्गत ही जो मुद्दे आ रहे हैं, तो आपको यहां से इसको पकड़ना है, इंट्रा और इंटर को, ठीक है ना। ठीक है, इंट्रा क्या होता है बेटा, ठीक है, इंट्रा क्या होता है, मानवों के बीच, क्या है, ये जनरेशन की बात करा, और ये जनरेशन क्या है, यानी पीढ़ी, तो अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी। अब देखिए कितना आसान हो गया, उन्होंने कितना कठिन लिखा है। अब आप देखिए आंतर पीढ़ी और ये पीढ़ी लिखा है। एक बार स्क्रीन पे ध्यान से पहले प्रश्न को पकड़िएगा। पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या कह रहा है, आंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी, ठीक है। अब आप देखिए, तो इंट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रा का मतलब होता है, यानी मैंने क्या बताया, जब एक ही जनरेशन के लोग हों, सेम जनरेशन के, ठीक है ना, क्या हो गया, यानी एक ही जनरेशन के अंतर्गत के जो लोग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा जनरेशन। और इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया था, अब आप अर्थ लगाइए, बिटवीन जनरेशन, क्या होता है, बिटवीन यानी जनरेशनों के मध्य, यानी मध्य, बिटवीन जनरेशन। अब बताइए आप, यानी अंतः पीढ़ी क्या है और अंतर, ये क्या कह रहा है, बिटवीन जनरेशन, यानी जो अभी जनरेशन चल रही है अभी, यानी कि भारत की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, जो अभी की जनरेशन चल रही है। और इसका क्या मतलब है, एक ऐसी जनरेशन, अंतः पीढ़ी, याद रखिएगा ये क्या है, ये फ्यूचर वाली जनरेशन है, क्या है बच्चों, ये फ्यूचर वाली जनरेशन है जो अभी आएगी, जो सतत विकास वाली जनरेशन है। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली, सतत विकास वाली, ठीक है। ये आपको याद होगा रियो 6 डिक्लेरेशन, मैंने अब कैसे बोलूं, रियो जो जनरेशन थी, रियो डिक्लेरेशन सतत विकास पर, उसका पॉइंट 6 है, वह इसकी बात करता है इंट्रा जनरेशनल की, यानी अंतर पीढ़ी और अंतः पीढ़ी। अब बताइए, यानी सिंपल कह रहा है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि ये जो अभी, ठीक है ना, एक ही जनरेशन, यानी जो आगे भी आएगी, यानी हम इस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें, जिसमें सब शामिल है, चाहे हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, एनवायरमेंट से लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी पहलू तक, एनवायरमेंट हो गया, तेल गैस कुछ भी, ठीक है ना। और ये होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कि जैसे विशेषकर जो डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसा आया था, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये डायरेक्ट था, हाँ, लेकिन जिन बच्चों को शाब्दिक पकड़ अच्छी है, ठीक है, और उन्हें ये चीज पता है, वो कर लेंगे। तो हमें क्या सीखना है, हमें क्या सीखना है, ध्यान करिएगा, हमें यह सीखना है कि कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न ऐसे रहेंगे जहां पर हमें अपना भेजा, कहते हैं ना, भेजा इस्तेमाल करना। इसलिए कल से जब हिंदू की क्लास होगी,
हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की, उस टाइम पर अब आपको और चैतन्य रहना। कोई वर्ड आएगा, मैंने कल भी कहा था कि अब हम लोगों को क्या बनना है, शब्दबाज बनना है। क्या बनना है हम लोगों को, क्या बनना है, शब्दबाज बनना है। यानी कि अब हमें क्या करना है कि कोई भी चीज आएगी उसको हम पेपर पर लिख करके उसके आगे पीछे की कहानी सर्च करेंगे, भाई ये क्या होता, भाई ये क्या होता, भाई ये क्या होता, पहली चीज। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आप बार बार सुनेंगे और ये लगातार चर्चा में रहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं रहते। अब इसके बाद क्या कह रहा बेटा, यानी संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल। जो भारत को अपने यानी संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसमें किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा इस प्रश्न में, क्योंकि जो संभाव्य सरल घरेलू उत्पाद है, ये मैंने आप लोगों को, आप जब 2018-19 वाला इकोनॉमिक सर्वे एक बार फिर से सुनिएगा, ये 2018, ये बेटा इतने आसान प्रश्न है नहीं जिनको हम कह देते हैं कि बस अब जो है कि मैंने कराया है। नहीं नहीं, देखिए कराया गया है, लेकिन मैं जो हमेशा कहता रहता हूं कि कराया जाता है, लेकिन आपको वहां से, जैसे होता ना कि आपको बूंद बूंद से सागर बनाने वाली बात जो है। तो 2018-19 का जब आप आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे, ये वही से सीधा क्वेश्चन है। 2018-19 का जो आर्थिक सर्वे है उसमें ये जो है संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बातचीत की गई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा कि इकोनॉमी में जितना आउटपुट आ रहा है, यानी इकोनॉमी का जो आउटपुट यानी जो भी निकल करके आ रहा है, यानी ऑब्वियस है जो जीडीपी आ रहा, आउटपुट आ रहा, वो कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट पर, यानी कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो स्थिर है। ठीक है ना, कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट वर्ड जो आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है यहां पे। तो अब ये अगर नहीं पता है कि जो है क्या कहा गया है, तो उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि पिछले 4 वर्षों से भारत में जो मुद्रास्फीति की दर है वह स्थिर और धीमी रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पूछ रहा है कि पहले परिभाषा बताइए और बताइए ये डिफाइन कैसे होता है। तो ये कैसे डिफाइन होता है, ऑब्वियस है जो है किस चीज से डिफाइन होगा। आपके पास कैपिटल स्टॉक क्या है, यानी पूंजी क्या है जिसके माध्यम से आप जीडीपी का उत्पादन करते हैं। कैपिटल आप सबको पता है क्या होती है, तो कैपिटल स्टॉक क्या होता है। आपके पास लेबर क्या होता है, लेबर की एफिशिएंसी है वो है कि नहीं, ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। तो थोड़ा सा इस प्रश्न में स्टैंडर्ड था, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हमें अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना पड़ेगा। और सीखना क्या है बच्चे, एकदम जा करके चेक कर लेना इकोनॉमिक सर्वे। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो एक बार आप अवश्य इसको देखिएगा। मैं 1 मिनट आपको बताता हूं, इकोनॉमिक सर्वे का ये मेरे पास है, मैं आपको 1 मिनट, ठीक है। 18-19 की आर्थिक समीक्षा देखिए क्या है। 18-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान, देखिए यही प्रश्न पूछा है, पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था अधिक एवं परिवर्तनीय, शब्द को पकड़िएगा, ये समीक्षा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अधिक एवं परिवर्तनीय मुद्रास्फीति की बजाय अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर, कांस्टेंट, कहां गए, ठीक है ना, ठीक है, कांस्टेंट और कम मुद्रास्फीति की ओर, यानी जो इसकी विशेषता है पोटेंशियल जीडीपी की। तो आप देखिए क्या कह रहा है, अधिक एवं परिवर्तनीय मुद्रास्फीति की बजाय अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर एवं कम मुद्रास्फीति की ओर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो पूरा आंकड़ा बाद में उतना डीप जाने की जरूरत नहीं। यहां हमें क्या सीखना है इस पेपर से, आप नोट करिएगा कि आर्थिक सर्वे अब आने वाला, और 19-20 भी दोनों सर्वे हम लेकर चलेंगे, क्योंकि 18-19, 19-20, 20-21 दोनों सर्वे। इसका मतलब एक यहां बात यह नहीं कि एक प्रश्न के लिए क्या हम एक सर्वे पढ़ें, नहीं, यहां पर बात यह है कि जो पहला चैप्टर होता है, जो वॉल्यूम 2 का अर्थव्यवस्था की स्थिति, दृष्टिकोण और संभावनाएं, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है, अप्रोच क्या है, ये चीज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है, तो इसलिए उसको पहले चैप्टर को हम बार बार ही पढ़ेंगे, जिससे हमें एक अप्रोच पता लग जाएगी कि क्या पिछले
2-3 वर्षों में रहा। और एक्चुअल में अगर आप यूपीएससी करना चाहते 2-3 वर्षों का इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना चाहिए, पूरा नहीं। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया पहला चैप्टर। और अगर जो इकोनॉमिक सर्वे इतना मोटा नहीं पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं, तो इंग्लिश में कराऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता भी देता हूं पीआईबी पर जो आता है उसकी लैंग्वेज एकदम स्मूथ रहती है और ये सारी बातें रहती। तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बजाय हम जो है पीआईबी से हिंदी में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रश्न भी अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सोचने वाला था। क्या था ये? सोचने वाला था। ठीक है, संभाव्य, डेफिनेशन, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल, काफी कुछ था, किन कारकों पर निर्भर और ये सारी बातें बाद में हम लोग विस्तार सभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहां से पेपर बिल्कुल एकदम हलवा हो गया। अब यहां से पेपर एकदम हलवा, इनफैक्ट कि अगर इसका एनालिसिस ना कराया जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। हर एक मुद्दा ना जाने कितनी बार हम लोगों ने विभिन्न रिपोर्ट्स, आयोग, कमेटीज, इसके अलावा आपका नीति आयोग, आपका सेकेंड ARC सब यहां इंप्लीमेंट होने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन, अब देख सकते हैं बिल आया, परिवहन एवं विपणन। अब इसमें मैं क्या बताऊं परिवहन और विपणन में क्या बाधा है। कृषि बिल आया था और उसके पहले ही कोविड के टाइम पर एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ थी, फिर उसको लेकर के कितनी बारी हम लोगों ने सारी। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपका टाइम में लगाना नहीं चाहिए, मतलब सोचना ही नहीं, सीधा सीधा। ठीक है, यहां से पेपर बिल्कुल 2 क्वेश्चन के बाद पेपर एकदम हलवा हो गया है। ठीक है, अब आते हैं देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे। जो प्लस के बच्चे होंगे एक बार जरा ईमानदारी से बताइएगा कि जब मुख्य परीक्षा की मैं क्लास ले रहा था तो आपको याद होगा मैंने खाद्य प्रसंस्करण पर पीआईबी का पूरा 1 साल की वर्षांत समीक्षा भेजी थी। इस साल की नहीं आई थी, पिछले साल की। एक बार बताना। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, जब मुख्य परीक्षा वालों की क्लास ले रहा था, ये बहुत आसान, इसको आप भी कर लेंगे यार। खाद्य प्रसंस्करण ऑपरेशन ग्रीन वगैरह को लेकर के कितनी बारी खाद्य प्रसंस्करण पर हम लोगों ने एडिटोरियल्स किए, लेकिन एक वर्षांत समीक्षा आती है बच्चों, आप सब भी, मैं सिखाने के लिए कह रहा हूं। तो ये इसमें क्या है, चुनौतियां, सीधा मतलब आपको क्या बताना, चुनौतियां, और इसके बाद सीधा इसमें इसके अवसर। जो चुनौतियां होती हैं बच्चा, ठीक है ना, ठीक है ना, इन्हीं चुनौतियों में अवसर छिपे होते हैं, ये याद रखना है। और अवसर क्या है? अब अवसर का मतलब आपको पता है कि जीडीपी में इसकी भागीदारी होगी, ऑब्वियस है, जीडीपी में योगदान करेगी और बढ़िया चलेगा, रोजगार होगा, दोनों मिल करके लोगों की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि कर देंगे, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, वो अपने लिए सुविधाएं, और समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ। तो अवसर यही होता है कि अंततः राष्ट्र की जीडीपी में एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। चुनौतियां क्या है कि विश्व में जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है उसका बहुत कम हिस्सा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा होगा तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं वो मतलब क्या बोलूं, आप लोग एक बार वर्षांत समीक्षा में पढ़ देता हूं पीआईबी की, केवल आप लोगों के लिए, मुझे कोई दावा वा कुछ भी नहीं चाहिए। वर्षांत समीक्षा जो मैंने रिपोर्ट मैंने इसकी भी भेजी थी, बच्चों को याद होगा, साइंस एंड टेक की भी भेजी थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, और मैंने कहा था इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो कुछ बच्चे होते ना, जैसे एक आध दो बच्चे शायद अन्य मनस्क भी हो गए थे, अरे यार सर तो बस इतने में निपटा दे रहे हैं, लेकिन आज वही काम आया है। वर्षांत समीक्षा जो भेजी गई थी ये 17 में आई थी पीआईबी, इसके अलावा पीआईबी कोई अपडेट नहीं है। वर्षांत समीक्षा यानी बच्चों जैसे जनवरी से दिसंबर हुआ है तो 1 वर्ष की समीक्षा आती है पीआईबी हर मंत्रालय की, जो मैं हमेशा कराता हूं। तो इसमें बच्चों इतना बढ़िया कंटेंट है। अब वो क्या कह रहा है कि क्या चुनौतियां हैं और अवसर क्या है, प्रोत्साहित कैसे करना है। अब आप इसमें मतलब मैं क्या बोलूं, यानी भारतीय व्यंजनों का कुंभ मेला, कुंभ मेला, आप जब ये लिखते कि प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, पूरी लिस्ट है एकदम, कि भारत ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 और उसका शीर्षक रहा भारतीय व्यंजनों का कुंभ मेला आयोजित किया, जिसमें 61 देश आए। 61 देश आने का मतलब होता है कि हम वहां इन्वेस्टमेंट और मार्केट दोनों ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ये जो इंटरलिंकिंग है। फिर इसके बाद इसमें 75,000 कितना 75,000 बिजनेस के विजिटर्स जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करते थे पूरे देश के, वो आए।
फिर प्रधानमंत्री ने निवेशक पोर्टल निवेश बंधु खाद्य प्रसंस्करण के लिए उद्घाटन किया। ये पॉइंट्स हैं, बाकी तो रिपोर्ट बहुत कुछ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब आप क्या बोलूं मैं, घरेलू और विदेशी निवेशकों ने यहां पर 13 अरब डॉलर निवेश करने का इरादा जताया। वैश्विक खाद्य फैक्ट्री में वर्ल्ड फूड इंडिया की वजह से भारत की स्थिति सुधरी। बिजनेस के लिए सुगम माहौल और ढांचा, देख रहे हो ना, चुनौती समाधान, ईज ऑफ डूइंग, उसमें भी सुधार हुआ। सरकार और क्या कर रही, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, फिर मेगा फूड पार्कों का संचालन, पूरी लिस्ट है कौन से मेगा फूड पार्क कहां है, पतंजलि से लेकर के जितने भी हैं, बहुत विस्तृत लिस्ट में बता नहीं रहा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा कि पीआईबी और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस योजना, साइंस की जो साइंस रिपोर्टर है, विज्ञान प्रगति भी है, उसमें भी नैनो पे आया हुआ। मैं अपने लिए थोड़े कह रहा हूं, क्या मैं अकेले पढ़ाता हूं विज्ञान प्रौद्योगिकी, सब पढ़ाते होंगे सारे अध्यापक। आपको बस क्या करना है, यह ठान लेना है कि करंट अफेयर से आपका यूपीएससी निकल जाएगा। टीना डाबी को मैं बार बार कोट करता हूं, क्योंकि जितना क्लियरली उन्होंने कहा, और उनको इसलिए करता हूं क्योंकि पहले अटेम्प्ट में पास हुई, 5वें में पास होना, पहले में पास होना। हम लोगों के पास 4 ही अटेम्प्ट था, हमारे पास बीइंग अ जनरल कैंडिडेट 4 अटेम्प्ट था, तो हमारे पास तो 5वां था ही नहीं, और अब लोग 5वें में नंबर 1 रैंक लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब फर्स्ट रैंकर जो भी है, उन्होंने जो कहा है, इतनी कम उम्र में उन्होंने इसको प्रूव भी किया, तो इसलिए हमें वहां से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। करंट अफेयर्स, इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। मैंने यही फूड प्रोसेसिंग भेजा बच्चों को, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, यही पढ़ लो, आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो जो सरकार का पूरा प्लान है ना, 1 वर्ष में सरकार ने जो किया है, सरकार क्या करेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 1 वर्ष में क्या करेगा, भांगड़ा नहीं, क्या करेगा, यानी कि जो भी इस क्षेत्र की चुनौतियां हैं, जो अवसर उनको भुनाने के लिए कार्यक्रम बनाएगा। तो जब भी वो कोई कार्यक्रम बनाएगा, कोई इनिशिएट करेगा, कोई पहल करेगा, तो वहां ये हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा, वहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ये चुनौतियां क्या है, ये अवसर क्या है, ये समाधान क्या है, हमने इसके लिए ये किया, क्योंकि ये चुनौती है। जब भी कोई आदमी एक्शन करता है, बताता नहीं एक्शन मैंने क्यों किया, बिकॉज ऑफ द वीकनेस, कुछ ऐसा था। आई होप आप समझ रहे हैं। आज हम लोग इस टाइप से एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पर सब ओपन है, सारे लेक्चर ओपन है, तो यहां बता करके क्या फायदा कि मैंने क्या क्या नहीं किया, उसका मूल्यांकन आप सब करें, ठीक है। एक अध्यापक का काम है कि अपना कर्म करे, मूल्यांकन उसके बच्चे करें, और वह अपनी ऑनेस्टी उनके अंदर ट्रांसफर कर पाएगी, जिससे बच्चा ऑनेस्ट रहे, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या बोलूं मैं, अब देख रहे हो आप, अब ये तो नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है। अब आप देखें, हेल्थ में कैसे ऑपरेशन वगैरह कर रही है, सर्जरी कर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। अब आप इस सब प्रश्नों पर विचार करिए इस पे। अब देख रही है, विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ। याद करिए कितनी बार निबंध कराया था, किसी भी राष्ट्र के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है, हर बार वही पॉइंट, यहां वही लिखना है। विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है, तो भैया हमारे जीवन का मतलब हमारे विकास में कैसे कैसे, और फिर एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी पर प्रश्न पूछ दिया सीधा सीधा कि जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कृषि, कितनी भारी एडिटोरियल्स में सारी बातें आई। तो मैं बच्चों, जो भी बच्चे फ्यूचर जनरेशन 21, 22, 23, आपको यानी कुछ भी पढ़ना है, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, उसके आगे पीछे की कहानी पढ़नी है, आपकी कथा बनती हुई चली जाएगी। अब देखिए जरा इन पे आइए, चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस प्रश्न पे लगभग कितने एडिटोरियल हुए होंगे। चलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए, इस पर मेरे प्यारे बच्चों जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बताएं मुझे कि कितने एडिटोरियल हुए होंगे, एक बार मैं सुनना चाहता हूं। इस वाले प्रश्न पे लगभग, यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 ड्राफ्ट 2006 वाले ड्राफ्ट से कैसे भिन्न है। याद करिए आप, याद करिए, सोनिया गांधी जी का भी एडिटोरियल था। क्या था, सोनिया गांधी जी का भी एडिटोरियल था, फिर सोनिया गांधी जी के काउंटर में एडिटोरियल था, और उसके पहले ना जाने कितने एडिटोरियल थे।
और दोनों में अंतर बताया गया था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, पर्यावरण मंजूरी कैसे आसान कर दी गई। यानी अब प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, उसके बाद अनुमति लीजिए। ठीक है, 2006 में ऐसा नहीं था। ये मतलब कितने अच्छे, मैं इसलिए कह रहा हूं सोनिया जी का एडिटोरियल, जयराम रमेश जी का एडिटोरियल, कितने एडिटोरियल हम लोगों ने किया। आप इस प्रश्न पर विचार करें। आप सोचिए, तो इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस, मेरी क्लास का उद्देश्य है आपका कॉन्फिडेंस लाना, कि बस ऑप्शनल को ऐसा कूट दो, कूटना बोलते समझते ना, कूटना। अब बच्चों ऑप्शनल भी इतना इजी होता नहीं, कहने को यार हर प्रश्न में आपको क्या लगता है इन प्रश्नों में बस केवल ऐसे आएगा कि विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ, बस कि मतलब विज्ञान की ये भूमिका है। अरे भैया, सब में आपको करंट की घटनाएं, आपको रिपोर्ट्स, ये सब लगानी पड़ेंगी। ये जो विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी और कृषि, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पर आ गई है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। किसका इस्तेमाल हो रहा है कृषि में, ई प्रौद्योगिकी का। इतना आसान नहीं है कि हम ये कर लें, जी नहीं। रिपोर्ट्स, कमिटीज, तो जो नए बच्चे हैं इन सभी प्रश्नों को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बेस्ट कंटेंट चाहिए होता है, यानी कि आपको करंट के अच्छे। ठीक है, हो गया ये, देखिए आप। अब इन पर क्या मैं बताऊं, फिर कह रहा जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, तो भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, देखने में इजी लगेगा बट इसमें इसका डायमेंशन बहुत बड़ा। ठीक है, इसका डायमेंशन यानी बच्चों ये तो आपने पढ़ा ही होगा, यानी एक प्रकार से आप समझिए कि ये जागरूकता कैंपेन है। तो यानी जल शक्ति अभियान क्या है, और उसके पश्चात पूरा ये जागरूकता कैंपेन है, और इस जागरूकता कैंपेन के द्वारा सरकार क्या क्या करना चाहती है। और जब सरकार ये करेगी, यानी कि जैसे पॉन्ड्स बनवाएगी, तालाब बनवाएगी, वाटर रिचार्ज करेगी, पानी यूज के बारे में सिखाएगी, बहुत कुछ करेगी, तो इसके क्या लाभ होंगे। और ये लाभ यहीं तक नहीं रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस लाभ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ ले जाकर के कनेक्ट कर देना, कि जब क्लाइमेट चेंज के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जब जल की समस्या होगी, तब भारत वहां पर जल लाभांश वाले क्षेत्र के रूप में आनंद मनाएगा, आनंद की अनुभूति करेगा। ये प्रश्न देखने में इजी लगते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में एक डेप्थ होती है, इसलिए कहा जाता है मुख्य परीक्षा कहते ना कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन इसकी डेप्थ होता है ना, कि जो कहा जाता है कि अगर क्या एक कहावत सी है, क्या बोलूं उसको, याद ही नहीं आ रही ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझ रहे हैं ना, विशेषता, फीचर्स, उसके बाद फिर उसका इंपैक्ट, ये यात्रा होती है इन सब प्रश्न। ये मैंने केवल इसलिए बता दिया कि बच्चे लोग अरे तो बहुत आसान है, बट ये कंपटीशन है। आसान है ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, आप लोग ये मत मान लीजिएगा आसान है, हिंदू में सब पढ़ लिया तो वल्ला वल्ला। और एक चीज तो प्रूफ हो ही गया, हिंदू इज द बेस्ट अखबार, इसको कोई काट नहीं सकता। जिस तरीके का एनालिसिस में आता कहीं नहीं आता, माने कोई ना माने। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। अच्छा, आप लोग यूट्यूब पे बहुत से लोगों को कहते हुए भी पाएंगे कि हिंदू बेकार है। इनफैक्ट जब वो करंट अफेयर्स की सूची बनवाते हैं तो उसमें हिंदू का नाम ही नहीं रहता, गायब रहता नाम। बड़े बड़े लोग हिंदू के खिलाफ एक अभियान की तरह चलते हैं, हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए। आप देख लीजिए हिंदू पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आप विचार करिए आप। ठीक है, तो साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार अब देख सकते हैं। अब इसमें भी लगेगा फिशिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, जो है पोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी बातें, स्टॉकिंग हो गया, ठीक है ना, साइबर स्टॉकिंग हो गया, यानी कि जैसे आपको गलत मेल भेजना, ढेर सारी बहुत कुछ। कितनी बारी हुआ है साइबर अपराध, कोविड और साइबर अपराध पे मुझे लगता है इतना एडिटोरियल हम लोगों ने किया है कि अब ऑनलाइन होगा, कितना साइबर अपराध। लेकिन इसमें इतना ही नहीं आ गया, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जब तक ये सब नहीं डालेंगे, वो तो सब डालेगा, फिशिंग, स्टॉकिंग, ये सबको पता। लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे लिखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी वर्तमान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, यानी साइबर अपराध सबसे बड़ा खतरा कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो एथिकल हैकर्स होते हैं, 2 पॉइंट, और सारे पॉइंट आप सबको पता, लेकिन 2 पॉइंट आप सोचिए, क्या ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में कहीं से आया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
यानी बिना बताए भाई राइट हमारा, पेटेंट हमारा है, ट्रेडमार्क हमारा, उसकी चोरी कर ली जा रही है। क्योंकि इंटरनेट का जो संसार इतना विशाल है, आप कहां तक ट्रैक कर पाएंगे। और दूसरा एथिकल हैकर, साइबर अपराध। एथिकल हैकर का मतलब प्रत्येक देश ने अपनी एक साइबर फौज बना रखी है। तो जब तक हम चाइना का उल्लेख नहीं करेंगे, साइबर अटैक जिसमें भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से फाइल की चोरी, और फिर ऐप बैन 1, ऐप बैन 2, जब तक दोनों ऐप बैन क्यों किए गए हैं, बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी किया गया है कि नहीं, तब आप बताएंगे कि वो चाइना की तरफ से जो दोनों ऐप बैन 1, ऐप बैन 2 कार्यक्रम जो लगाया गया, तब जाकर के आपका आंसर वाव वाला बनेगा। तो कैसे करेंगे आप हिंदू में, या अच्छी चर्चा का हिस्सा बनेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, टीचर आपको बोर्ड की बजाय आपको आपके मस्तिष्क को टच करेगा। तो जब टीचर आपके मस्तिष्क को टच करेगा तो वहां से फिर मैक्सिमम आउटकम आप ले पाएंगे। ये प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूं हाँ, बट जो बच्चे अच्छी तैयारी किए हैं तो करंट का एग्जाम्पल उनको याद है, तो फिर तो भैया हिंदू वाले चैंपियन हो ही गए। समझ रहे ना। बाकी वो कॉमन पॉइंट सब, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे आना चाहिए जिससे लगे वाव, जो पर्सनालिटी है मल्टी डायमेंशनल, यानी उन मुद्दों पर टच हो रहा है जहां पर एक्चुअल में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा, बट वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक उससे ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, संस्थाएं अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कौन कौन सी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, कितना हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, आईटी एक्ट, सब कुछ तो आपको पता है, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा अधिनियम, आईटी एक्ट, फिर हमारे पास सर्टिन और इस प्रकार की एजेंसियां, सरकार के सर्कुलर, ठीक है, तब जाकर के ये सारी चीजें यहां पर हो पाएंगी। अब देखिए प्रभावी, ये प्रश्न इतना बढ़िया है, अगर आप लोग इसको सोच पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर सोच पाएंगे तो, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूं। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके सूझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए देखो, अब वो सब मैंने नहीं, लेकिन जहां पर मुझे पता है मेरे बच्चों को ये लगेगा यार ये क्या है, वहां पर मैं खड़ा हूं और आपको अभी आप मुस्कुराएंगे, ट्रस्ट करेगा, आप मुस्कुराएंगे कि दादा मैंने क्यों नहीं सोचा, सर ने कैसे सोच लिया। ये करंट की घटना है। ये पंक्तियां ना जाने कितनी बार, चूंकि मैं तो पूरा अखबार पढ़ता हूं बेटा, आई हुई हैं। अब बताता हूं कहां आई हुई, आप मुस्कुराएंगे। आइए दिखाता हूं क्या कह रहा। फॉर एक बार इंग्लिश देखिए, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, तो आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से है। डिस्कस द स्टेप रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एंड आल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन एमंग लोकल्स। ये कह रहा बच्चा। अब आप एक घटना याद करिए, तब जो पुलवामा का अटैक हुआ था, वो किसने किया था? पुलवामा का अटैक, और कब हुआ था? 20 में आपका मेंस है, 19। पुलवामा का अटैक में कौन शामिल था? चलिए बताइए। यानी पुलवामा अटैक में जो आतंकी संगठन था उसको लीड कर रहा था आदिल नामक एक युवा, जो स्थानीय कश्मीरी था, ठीक है ना। कौन था? यानी कि जो एक पुलवामा का स्थानीय कश्मीरी और दूसरा भी वहां का, और एक आतंकवादी संगठन का सदस्य जो सुसाइड बॉम्बर था, और एक दूसरे स्थानीय को उसने तैयार किया। हम लोग उस समय एडिटोरियल पढ़ते थे कि जब बुरहान बानी, बच्चों प्लीज आप लोगों ने भी खूब पढ़ा होगा, लेकिन यही है आपको, बुरहान बानी मैंने जिक्र भी किया है 19 में जब कि जो बुरहान बानी का नेक्सस था, ध्यान करिएगा, अभी इसको समझा के फिर प्रश्न पाऊंगा तब एकदम आ जाएगा। बुरहान बानी ने स्थानीय लोगों की एक टीम बना रखी थी, यानी वो एक ऐसा लीडर था जिसने आतंकवाद को, मेरे प्यारे बच्चों, जो 80s का जो दशक था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का, और 90s का प्रथम हाफ, यानी कि 95 तक, चूंकि 96 से वहां पर काफी कंट्रोल हुआ, चूंकि सरकार ने बहुत तेज जगह, 80 से 1996 तक, यानी 1980 के दशक से और 1995 तक जिस प्रकार का आतंकवाद वहां पर था, बहुत ज्यादा प्रचंड।
तो वो प्रचंड क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द लोकल सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द लोकल सपोर्ट। और लोकल सपोर्ट के रीजन भी थे। पहला कि भाई जब अस्थिरता है जम्मू कश्मीर में तो विकास की एक सीमा बनी रहेगी। दूसरा, भय हमेशा रहेगी। तीसरा, जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियां हैं, तो जो अलगाववादी थे वो भावनाओं को भड़काने में कामयाब रहते थे। चौथा, इन अलगाववादियों को पाकिस्तान से, चाइना से सीधा सपोर्ट मिलता था, यानी चाइना से सीधा, चाइना पाकिस्तान के माध्यम से आर्थिक सपोर्ट मिलता था। बेरोजगारी ऑब्वियस है, चाहे मेनलैंड हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह थी। तो इन सब कारणों ने क्या किया? स्थानीय लोगों को यहां पर कनेक्ट किया। तो इसलिए बहुत बड़े स्तर पर जो है आतंकवाद से जम्मू कश्मीर शिकार रहा। यह खत्म हो गया था 1996 से, लेकिन जब बुरहान बानी आता है उसने फिर से वह जो लोकल्स का सपोर्ट है, एमंग लोकल्स, ठीक है ना, वो सपोर्ट बनाने में कामयाब रहा। और जब यह मारा गया तो इस सपोर्ट को जो है कामयाब बनाने में रहा वो जो सुसाइड बॉम्बर था, जो ट्रक में आकर के टक्कर मारा था, सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। ये वहां से प्रश्न लिया गया उस घटना से कि ये जो लोकल्स हैं जब तक ये सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आतंकी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपसे पूछ रह चुके हो, आप आईपीएस भी बनेंगे और आईएएस भी बनेंगे, एक जिले में डीएम भी होंगे या आईपीएस होंगे, या आप आईआरएस भी होंगे। तो टेबल पर तो सारे अधिकारी कभी न कभी बैठते हैं, चर्चा होती होती। तो स्वाभाविक है प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र, यानी यहां जम्मू कश्मीर की का एग्जांपल है कि मैं पूरे देश की बात बता रहा हूं, मतलब जहां पर भी सीमाएं डिस्टर्ब हैं, तो नॉर्थ ईस्ट और उसके पश्चात आपका जम्मू और कश्मीर। तो प्रभावी प्रबंधन हेतु जो हिंसावादी होते हैं, यानी जो भी वायलेंस करते हैं, ठीक है ना, मिलिटेंट, ये देखिए हिंसावादी मिलिटेंट को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। अब आपको लगेगा प्रश्न समझ में आया बेटा कि प्रश्न कहां से पूछा। तो आज के बाद कोई भी मेरा बच्चा बुरहान बानी और ये सब जो भी पढ़ेगा तो पीछे का सोचेगा, यार अच्छा ये आदमी कहां हिट किया। जैसे आप सोचते हैं ना शाहरुख खान की फिल्म या सलमान खान की फिल्म, ऋतिक रोशन की फिल्म क्यों 100 करोड़ कमा ले, तो आप कहते हैं इसमें सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी यार, हीरोइन अच्छी थी, गाने अच्छे थे। वैसे ही बुरहान बानी क्यों सफल हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में विप्लव क्यों है, इन प्रश्नों पर आपको लगातार विचार करना पड़ेगा। किताब में नोट्स बना के नहीं रखना, भूल जाएंगे आप, रिवीजन नहीं होगा, मिट्टी खाएगी आपकी बुक, ठीक है। तो आपको यह करना है। तो यह हो गया आपका आवश्यक उपायों की और स्थानीय। अब देखिए, अब आपको अगर मैं ये लिखना नहीं है बुरहान बानी, केवल एग्जाम्पल में एक लाइन में आएगा कि नेक्सस स्थानीय लोगों से अगर ना मिले, यानी आतंकी समूह स्थानीय से ना मिले, तो आतंकी घटनाओं की संख्या में कमी रहती है। जैसा 1980-90 में था वैसा वर्तमान में बुरहान बानी और उसके बाद देखा जा रहा है, यह जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा यही पैटर्न वहां पर भी चलता है, स्थानीय लोगों का समर्थन है। आपको याद होगा एक एडिटोरियल हम लोगों ने किया था जिसमें, और एडिटोरियल क्या, मैंने जब लास्ट क्लास ली थी किसके लिए, GS 3 की मेंस वाले के लिए, तो उसमें हमने क्या, नागालैंड के राज्यपाल मिस्टर रवि ने क्या कहा था, राज्यपाल महोदय ने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि नागालैंड में मतलब बंदूकों और खुखरियों, यानी जो भी आर्म से शासन होता है, यानी कि राजधानी के अलावा कहीं पर भी शासन, यानी चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वहां पर नहीं है, यानी स्थानीय लोकल्स वहां पर शासन कर रहे हैं, तो वहां पर भी मिलिटेंट्स हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो ऐसी स्थिति है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती है, उस चुनौती का आप समाधान कैसे करेंगे, उस चुनौती का आप समाधान कैसे करेंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका भी उत्तर अब आपको देखिए सोचना पड़ेगा, हम स्थानीय लोगों को अपने साथ कैसे जोड़। एथिक्स में कितनी बारी पढ़ाया गया कि हम लोगों को अपने साथ कैसे, यानी उनकी अभिवृत्ति को अपने साथ कैसे। तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, कल प्रश्न भी आया था, जो डेवलपमेंट होता है ना, यानी विकास और उस विकास का वितरण, कल यही आया था ना, जीडीपी का वितरण होना चाहिए, एक इंजेक्शन की तरह होता है, तो विकास का लाभ सब तक पहुंचे, ठीक है।
तो एक चीज तो ये है। दूसरा, जो बेरोजगारी है वहां उन बेरोजगारों की समस्या का समाधान जब तक नहीं है तब तक बेरोजगारी भत्ता वहां पर मिल रहा है और भी उसको बेहतर ढंग से देना चाहिए। महिलाओं के लिए जैसे उज्ज्वला योजना और ये सारी योजनाएं, यानी कि सरकार विभिन्न प्रकार के लाभकारी कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और रोजगार और संपत्ति के अधिकारों से क्या करे, कनेक्ट कर दे। एक, क्योंकि विकास ही सबसे बड़ा इंजेक्शन है किसी भी प्रकार की हिंसा का, वो चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे आपका पृथकतावाद, अलग कुछ भी हो। ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या बच्चों, आप कितनी बारी मेरे एडिटोरियल में जिक्र आया है और आप लोगों को भी, अब देखिए ऐसे बूंद बूंद, मैं हमेशा कहता हूं बूंद बूंद से सागर बने। ऑपरेशन सद्भावना सेना ने जम्मू कश्मीर में लगाया था, अगर आपको याद हो, ऑपरेशन सद्भावना। यानी सेना ने क्यों किया? क्योंकि सेना के प्रति स्थानीय लोगों में वो विश्वास कम हुआ था। तो इसका मतलब है सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये दोनों केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य गृह मंत्रालय के सहयोग से इसी ऑपरेशन सद्भावना की तर्ज पर अनेकों कार्यक्रम चलाएं, जिससे कि इन सैन्य बलों के प्रति भी स्थानीय लोगों में एक सहकारिता का भाव जागृत हो। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में कौटिल्य ने भी कहा था कि संस्था और संचरा, ये दो गुप्तचर एजेंसियां होती थी। संस्था यानी जो एजेंसी होती थी, जैसे आपकी सीबीआई, रॉ है, और संचरा का मतलब होता है कि जो घूम घूम करके, यानी कभी भिक्षु के भेष में, कभी किसी भेष में, जो इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं। तो उन्होंने कहा था ये संस्था और संचरा जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, ये तभी सफल हो पाएंगी जब राज्य विकास को सब तक लेकर के जाएगा। यानी राजा यह कल्पना करेगा कि सभी प्रजा मेरी संतान है, और ऐसी कल्पना करके फिर वह व्यवहारिक रूप में उस कल्पना को विकास के माध्यम से क्या करेगा, यथार्थ रूप देगा। तो ये इस प्रकार के, यानी ये प्रश्न क्या है बच्चा, मैंने पीछे इसलिए उतना डिटेल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो एकदम सीधा था। यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको बहुत अच्छी चर्चाओं का हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी आपको अच्छे, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा टीचर, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारी न्यू जनरेशन के अध्यापक है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको पसंद आते हैं, आप उनको क्या करेंगे, यानी आप अच्छी चर्चा का हिस्सा बनेंगे, आपका लाभ होगा, जीवन कल्याणमय होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अलग प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। देखो कितना आसान हो गया, अगर बुरहान बानी और ये सब घटना आपने सोचा होता, कितना आसान प्रश्न है। लेकिन एक स्टोरी चाहिए और ये फैक्ट चाहिए, इसी से शुरू करना पड़ेगा। बगैर फैक्ट के शुरू करोगे हवा हवाई आंसर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये लिख तो देंगे तो धारणा कैसे बदलेंगे? फिर अभिवृत्ति परिवर्तित करने के कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? अभिवृत्ति लोगों की कैसे बदलती? व्यक्तिगत उदाहरणों से। तो जम्मू कश्मीर के जो बेहतर पर्सनालिटियां, चाहे खेल और चाहे सिनेमा, किसी उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाना, मीडिया इनका इस्तेमाल करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस को जम्मू कश्मीर में फ्रीली काम करने देना, इंटरनेट 4G 4G वहां पर पहुंच जाना, 2G चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सी बातें हैं। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट। अभी आपकी यूनिट क्या बेटा? निवेश मॉडल। कौन सी यूनिट है? निवेश मॉडल। इकोनॉमी में निवेश की भूमिका क्या है? अंकटाड आप सबको पता है। अब जब आप आगे लिखेंगे तो इसीलिए आपको हमेशा पता रहे, अंकटाड की रिपोर्ट से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व निवेश प्राप्ति में ये स्थिति है, ठीक है, ये होता है। और फिर उसके बाद क्या करा कि पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। हम क्या पढ़ते हैं बच्चा? इन्वेस्टमेंट। जैसे हम एमएनसी की कल्पना क्यों करते हैं? एफडीआई आता है तो हमें क्या मिलता है? पूंजी, यानी हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है, कैपिटल आती है, मैनेजमेंट आता है। तो टेक्नोलॉजी किस चीज से आएगी? यानी पूंजी मतलब मशीनरी और प्लांट, ये सारी चीजें। या तो आकर के अपने प्लांट लगाते हैं, जैसे बिस्ट्रॉन वाला हम लोगों ने एग्जांपल
देखा था ना, एप्पल कंपनी वाला, ठीक है, या तो फिर आकर के अपनी कोई किसी इकाई में हिस्सेदारी करते हैं, हर एक परिस्थिति में वो कैपिटल का सृजन करते हैं। तो यहां पर पूंजी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम एफडीआई पर अधिक फोकस करेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे कम। तो एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। विनियोग क्यों महत्वपूर्ण, आपको पता लग गया, और कितना इजी पता लग गया। कंपेरेटिव चाइना, यूएस, कंपेरेटिव लिखना होता है, ऐसे नहीं। जब आप लिखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि यानी कंपेरेटिव, कि अगर यूएस में है, चाइना में है, तो वो लोग कहां आज स्टैंड करते हैं। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध, कंसेशन एग्रीमेंट करते समय विचार किया जाना चाहिए। यानी यहां ये कहा जाए कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट। यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसमें कंसेशन किन किन बेसिस पर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, रियायत अनुबंध होता है ना, कि सरकार क्या होती है बच्चा, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सरकार क्या होती है, फैसिलिटी प्रोवाइडर होती है। सरकार क्या होती है, सुविधा प्रदाता होती है। तो उसकी ये भूमिका, प्राइवेट एंटिटी क्या होती है, डेवलपर होती है। तो इन दोनों के मध्य कंसेशन के लिए क्या क्या आधार होने चाहिए, भाई क्या आधार हो, जिससे कि दोनों मिल करके, और जो भी इनका टारगेट इन्होंने बनाया है एक्स, इसको मान लीजिए इनको राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ काम करना है, तो ये पूरा कर सकें। तो यानी इनको अब सरकार के पास क्या क्या अवेलेबल है, अब आप देखिए, कंसेशन यानी भूमि है तो भूमि के रेट में कर सकती है, सरकार के पास विद्युत है, विद्युत में कर सकती है, सरकार लॉजिस्टिक में कुछ रियायत कर सकती, समझ रहे हैं ना, ये होता। इनके पास क्या है, प्राइवेट के पास क्या है, यानी इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास स्किल्ड है, इनके पास कैपिटल है, इनके पास मैनेजमेंट है। तो सरकार इनसे क्या क्या रियायतें ले सकती है, सरकार कह सकती है कि भाई आप जो है मतलब आप अपनी कैपिटल का एक हिस्सा, और वो करते करते जैसे आप सीएसआर पे खर्च करा लीजिए, फिर इसके बाद ये तो मान लीजिए हटा दिए, सीएसआर वगैरह बाद में आता है, यानी जैसे सरकार यहां से क्या करा सकती है कि भाई आपको क्या करना है, जैसे सिंगापुर वाला मॉडल, कि जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉइज काम करेंगे सरकार वाले, आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये शेयर करने की बातचीत यहां पर कह रहा है, कंसेशन एग्रीमेंट। अब आप देखिए क्या किया जाना चाहिए, आपसे आपकी राय ले रहा है। अब आप तो अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी इन प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। फिर क्या करा, अब देख लो, कितनी बारी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया था, बोर हुआ था कि नहीं, और आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हुए थे। जीएसटी अधिनियम क्यों लाया गया, क्यों, पहले कह रहा क्यों, मैंने यहां क्या ना क्यों लाया गया, आप सबको पता। फिर कह रहा कोविड-19 ने कैसे, अब देख रहे हो, जीएसटी कंपनसेशन फंड, जीएसटी, बाप रे बाप, जीएसटी कलेक्शन कम, सरकार ने कहा कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर कितना एडिटोरियल हमने पढ़ा, सरकार ने कहा आरबीआई से ले लो, वो याद करिए, सारी घटना बताने की जरूरत नहीं। फिर ये देखिए, ये आई ये तो मुझे लग रहा है कि इतना हुआ है जब से किसानों का, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी, क्या आप कौन कौन से पढ़े हो ना, धान गेहूं कौन से कारक, एमएसपी सबसे बड़ा कारक, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसके अलावा जो उत्पादकता है बहुत ज्यादा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो धान और गेहूं यानी क्रॉपिंग पैटर्न, मैंने कितनी बार एग्रीकल्चर कितना प्रश्न है, क्रॉपिंग पैटर्न, धान गेहूं वाला क्रॉपिंग पैटर्न जो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर है कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं। और फिर क्या कह रहा है, इस सफलता के बावजूद, यानी यह सफल है लेकिन भारत में अभिशाप कैसे बन गई है, भारत में अभिशाप कैसे बन गई, जरा सोचिए। वो उदाहरण याद करिए, जिसको याद रहा होगा, पश्चिम बंगाल में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादकता, पैडी कितना पानी लेता है, और पंजाब में कितना पानी लेता है, वो एडिटोरियल याद करिए, क्रॉपिंग पैटर्न वाला, जो जबरदस्त रूप से कराया गया, विचार करिएगा, हूबहू डायरेक्ट, यानी जो क्वेश्चन बनाया हूं वो यही नहीं,
ठीक है ना, 2-3 को छोड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निर्धारण आपको करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या बोलूं, ओहो, जो डिप्लीटिंग, अंडर डिप्लेटिंग यानी रिक्तीकरण, पानी की कमी हो रही है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय। अब सिंचाई प्रणाली कितनी पढ़ी थी आप लोग बताइए, ड्रिप, स्प्रिंकलर, वो बंदूक, रेनगन, सब पढ़े हैं ना, वही सारी चीजें हैं। और जल भंडारण के लिए जल शक्ति मिशन में जो वाटर रिचार्ज और वो सारी चीजें हैं, नदी जोड़ो ओड़ो वगैरह वाला सब इन सब के अंदर। अब आप देखिए, फिर देखिए कोविड-19 महामारी, अब क्या बोलूं, ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायता प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई उसका, यानी सिंपल, ठीक है ना, कोविड से निपटने के लिए जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, कोविड से निकट जिस चाहे मास्क से लेकर सैनिटाइजर से लेकर के जितनी भी चीजें खोजी गई हैं, ठीक है, आप रोबोट से लेकर के, ठीक है, इसके बाद ये सब, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एकदम, मतलब फिर करिए, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस परियोजना हमारी सरकार द्वारा क्या क्या, भारत का सौर ऊर्जा कार्यक्रम कल भी आया, वन सोलर वन वर्ड वन ग्रिड चर्चा में था, और आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश, सीधा वही कल वाला प्रश्न यहां पर भी रिपीट करें, देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोलर एनर्जी और क्षेत्रों में कैसे कैसे अलगाव। अब देख लीजिए, आइए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की विशेषता बताइए, और विशेषता नहीं बताना, विशेषता बताते बताते कहां लेके जाना है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक लेकर के जाना है, तभी जाकर के, तो ये सब आसान है। आप आपदा प्रबंधन में सरकार द्वारा क्या क्या नए प्रयास किए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रिसेंट मेजर इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ना जाने सेकंड एआरसी पढ़ी थी ना, सेकंड एआरसी, चलो बताइए, सेकंड एआरसी पार्ट 2 है बेटा कि 3 है, जरा बताना, जिसका नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट, इसी चैनल पर है, एक बार खोल के पढ़िए, क्राइसिस मैनेजमेंट, हिंदू में भी बहुत बारी हुआ है, एक बार पढ़िएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। जो सेकंड एआरसी में है वही चीज है, सरकार ने क्या क्या उपाय किए, सेकंड एआरसी क्राइसिस मैनेजमेंट, आप विचार करिएगा, यहीं इसी चैनल पर अभी टिप से क्लिक करिएगा, अपना निकल आएगा सेकंड एआरसी। भारत के, अब लो आइए, वामपंथी उग्रवाद कैसे फैलता है, कितना चित्र कराया है। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों को रोकने के लिए भारत सरकार किस प्रकार की सामरिकी को अपनाना चाहिए, कितना मॉडल, सरंडा मॉडल से लेके समाधान मॉडल तक, क्या बोले हुए। आइए भैया, कितनी बार ये प्रश्न दिखाया गया है कि म्यांमार की सीमा पर भारत को कौन कौन संगठित अपराध, और जो ये मैंने कहा था, जरा याद करिए, म्यांमार कितनी बार आया था, म्यांमार इंटरनल सिक्योरिटी में लगभग 3 बार ही प्रश्न आया हुआ है, 13 से लेकर अभी तक, 12 से लेकर के अभी तक। और आप देख सकते हैं म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण करिए, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर के कौन कौन से और अपराध हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित, मादक द्रव्यों की तस्करी, अस्त्र शस्त्र का व्यापार, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संबंध में निभाई गई भूमिका की भी विवेचना कीजिए। तो आपकी लास्ट यूनिट, अब इसमें ये फैक्ट था, अगर आपको याद है कि आईबीपी क्या कर रही है, आईटीबीपी क्या कर रही है, सीआरपी, तो तब आप भले कर पाएंगे, अन्यथा तो पहला वाला पार्ट इसका बहुत इजी, और इसके लिए हम लोगों को आगे थोड़ा प्लान कि जिससे क्या क्या किया जा रहा है वो हम कर सके। तो ये रहा 20 प्रश्न, अब आप विचार करिए आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, और रात को 8 बजे एथिक्स का पेपर इंतजार करिए, वो भी आपकी रेंज में ही रहेगा, मैंने कल ही कह दिया था, वो भी आपकी रेंज में रहेगा, जितना हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो हमने क्या सीखा इस चर्चा से, हमने क्या सीखा,
बच्चों सबसे पहले इस चीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस चर्चा से हमने क्या, देखो बच्चों, हमेशा लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर के सजग रहिएगा। पास्ट जो गया वो गया, आप फ्यूचर, ठीक है, आपके हाथ में आपका फ्यूचर है। तो अब हमने क्या सीखा पेपर एनालिसिस से? हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा सबसे पहले कि हमें क्वालिटी परिचर्चाओं का डिस्कशन का, इसको बोलते हैं, का हिस्सा बनना है। इसके दो रूप होंगे। पहला रूप होगा आपका अध्यापक और दूसरा रूप होगा आप, यानी ग्रुप डिस्कशन। मैं हमेशा प्रमोट करता हूं, बच्चे नेगेटिविटी मेरे अगेंस्ट ही फैलाते हैं। इतना सब काम करने के बाद भी, हालांकि वो नेगेटिव बाहर से स्पॉन्सर्ड होते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी बंद नहीं किया, एवरी टाइम, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। लेकिन वो बच्चे गिरोह की तरह फिर बाद में मेरे ही अगेंस्ट, पता नहीं क्या भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन मैंने हमेशा बढ़ावा दिया, एवरी टाइम, कि चलो आपस में मिलो, 3 लोग मिलो, 4 लोग मिलो, आपको ये करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि नोट्स आपकी किताब में रहेंगे, वो आपको याद नहीं हो आपकी कॉपियों में रहेंगे। एक दिन साल भर के बाद इतना हिंदू हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे कि काश सुनील सर कोई एक वार्षिकांक निकाल देते। तो सुनील सर जब वार्षिकांक निकालेंगे तो वार्षिकांक में संक्षेप में सब रहेगा ना, संक्षेप में रहेगा, पूरा तो नहीं रहेगा ना। और अगर संक्षेप वाले से प्रश्न ना आए तो फिर सुनील सर की वाट लगा देंगे और पीछे जो सुनील सर ने अच्छी बातें बताई है उसको भूल जाएंगे। दिस इज द 100% रॉन्ग अप्रोच। बच्चा क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन। और कसम खा लीजिए, जीडी कैसे करेंगे? तो अपने अध्यापक के साथ, जो भी आपके अध्यापक हैं, अगर आप किसी यंगर को पसंद करते हैं, जो नई पीढ़ी के हैं, उनको भी आप सुनिए ना। ऐसा नहीं होता कोई बहुत अच्छा होता कोई खराब होता। आप अगर पसंद करते हैं तो आप उनको पसंद करिए, ठीक है। और दूसरी, अध्यापक कोई भी जो आपको पसंद है। और ग्रुप डिस्कशन, मेरे प्यारे बच्चों, बस एक ही चीज याद रखिएगा कि जीडी में पर्सनल डिस्कशन मत करिएगा। जिस दिन वहां पर्सनल चीजें आई, जिस दिन आपके ग्रुप में किसी बच्चे ने इधर उधर की चीज शेयर करी, चाहे आपका कितना भी अभिन्न अंग हो, उसको तुरंत कहना कि नहीं, जिसको आप फॉलो करते हैं उसके अलावा अगर किसी का भी आ गया, ब्लॉक करिए उसको, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक कि आपको यह ना लग जाए कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसमें दम नहीं। अगर आपको पता लग गया कि दम बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट आपकी जिंदगी में यू टर्न हो जाएगा, तो फिर वहीं से गंदगी स्टार्ट होती है ग्रुप्स में। मैं हमेशा इसीलिए इस बात के मतलब अगेंस्ट रहता हूं कि ग्रुप बनवाता हूं, बड़ा करता भी। एक बार मैंने बनवाया जिसमें मैंने बच्चों से शपथ वगैरह लिखवाना स्टार्ट किया कि जिससे बच्चे मतलब कभी उसका रिदम ना टूटे और उसका मैं भी मेंबर बन। अब पता चला बच्चों ने मेरी कंप्लेन कर दी इंस्टीट्यूशन में कि सर तो ऐसा ऐसा कर रहे, ग्रुप बना रहे, जबकि आप सबको पता है कि मैं ठीक से इसके लाइव भी नहीं बोलता हूँ। ऑब्वियस है, काम है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि जो इंसान कभी लाइक सब्सक्राइब ना करने को कहता हूं, ये मेरी अपनी स्टाइल है। अध्यापक का जो प्राचीन परंपरा है ना, वो मैं लेके चल रहा हूं। मैं अच्छा हूं इंसान, अच्छा नहीं हूं, व्हाटएवर लोग डिस्कस करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूं अंतरात्मा से, वो मुझे पता। ना जाने कितनी हजार आंखों में नए नए सपने मैं जिंदा कर रहा हूं, शायद उससे बड़ी मुझे कोई चीज मिल नहीं सकती। अभी मेरा एक राजस्थान का बच्चा हनीश, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देख लो क्या अप्रोच का अंतर देखिए। हनीश गौतम नाम है, एमबीबीएस डॉक्टर, और जो है मेरे ही कोर्स से हमारे प्लस का स्टूडेंट। बच्चों आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग प्लस वाले होंगे। अभी हनीश से मेरी बात हुई, कल वो आए थे, मैं फोन उठा नहीं पाया। आप सोचिए, बच्चों को लगता है कि सर रिप्लाई नहीं कर पाते, वो कल आए थे, मैसेज मैंने देखा ही नहीं। आज मैंने देखा, चूंकि संडे था, सुबह से फ्री था, हिंदू पे काम करना नहीं था, तो मैंने मैसेज देखा। अरे वो बच्चे ने कहा था कि आज मैं सर आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ मैं, मतलब वो अपने काम से आए थे, एम्स वगैरह, बातचीत नहीं हो पाई। आज मैंने मैसेज देखा तो मैंने कॉल किया, उनका बेटे ऐसे था। वो बच्चा क्या बता रहा था, जरा कहानी सुनिएगा। हनीश, अच्छा लगता है यार, इसीलिए उन बच्चों का नाम भी लेने का दिल से। इंग्लिश मीडियम बच्चा,
कह रहा था कि सर मैं एक गांव में गया, वहां पर एक मैंने देखा कि एक लड़के के हाथ में फोन था, उस फोन पे डीपी आपकी थी, उस फोन में राजस्थान में आपकी डीपी थी। तो हनीश ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे प्लस का बच्चा, हनीश गौतम आप सब बच्चों बताइएगा जो बच्चे यहां पे होंगे प्लस वाले, उसने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, उस बच्चे ने, समझिए। तो हनीश ने कहा कि हनीश ने कहा, फिर हमने भी बात की, हमने भी कहा कि मेरे प्रिय गुरुजी भी हैं। तो ये जो आप सोचिए, तो मुझे अंदर से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं किसी से, लेकिन हाँ रिजल्ट चाहिए। तो ये जो ग्रुप ऐसा बनाना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। हमारे टाइम में हम लोग जीडी किया करते थे, तगड़ा करते थे। अभी क्या, पटती नहीं, आपस में बात कर रहे हैं, फोन लेके चिपके पड़े हैं, और भाई क्या चल रहा है। जब तक जीडी तब तक फोन डेड। जिस दिन ये आ जाएगा, और कैसे करेंगे, जूम कॉल्स पे करेंगे। मेरे कुछ बच्चे कर रहे हैं, मुझे भी बीच बीच में बुलाते हैं, मैं जाता हूं, आप भी करिए, मुझे बुलाइए, मैं ना आऊं तो कहिए, डेली नहीं आ पाऊंगा लेकिन हफ्ते में एक दिन आऊंगा। महीने में 30 ग्रुप का हिस्सा मुझे बनाइए, एक एक दिन सब पे आऊंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, और एक साइकिल रहेगा, तो आपके अंदर भय रहेगा कि सर एक महीने बाद आएंगे, चाहे यूट्यूब वाले बच्चों चाहे प्लस वाले बच्चों। सफलता चाहिए तो सफलता के लिए अध्यवसाय करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता ऐसे नहीं मिलती, समझ रहे ना। ऑलवेज फील यू आर अ बिग जीरो। फिर आप देखो कैसे सरस्वती माता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये चीज याद रखेगा। तो अच्छी परिचर्चा का हिस्सा बनिए, और इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, लेकिन पर्सनल वहां कुछ नहीं आना चाहिए। ये दिवाली होली हैप्पी डजंट मैटर। इसके अलावा इस ग्रुप में कोई पर्सनल चीज कभी नहीं आनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, नई चीज भी नहीं आनी चाहिए, जो पढ़ के जा रहे हैं उसी पर एनालिसिस करनी, जो टीचर पढ़ा रहा है। हमारे सुमित सर हैं, ज्योग्राफी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। उस दिन उन्होंने देखिए क्या बात की, राउंड अप 2020 में, अभी यंग हैं, छोटे हम लोगों से बहुत बेहतर हैं, बहुत पढ़ाने। उन्होंने क्या कहा कि मुझे उन्होंने मैसेज किया कि सुनील सर आपके होते हुए, मतलब उन्होंने मुझ पे क्या करा, व्यंग करा, मतलब जैसे होता नहीं कि मस्ती करना, कि आपके होते हुए बुक की क्या जरूरत। और उस दिन भी देखो वो लाइव क्लास में यही बात कर रहे थे कि आपके होते हुए बुक की क्या जरूरत। उनका मेरी वजह से नहीं, वो कहते सभी अध्यापकों की। तो जब अध्यापक आपको कोई भी हो, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे हमारे यंगर जनरेशन हो, हम हैं, या हमसे भी जो हमारे सीनियर है, तो अगर आपको कुछ दे रहे तो आपकी लाइबिलिटी क्या है, दौड़ पड़िए, चपक पड़िए, उस पर लग जाइए, ठीक है, प्लीज। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नोट्स आपके बेकार हो जाते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, बेकार 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 बेकार। वो टॉपर्स पागल होते हैं जो आपके साथ कहते हैं कि हमारा इथिक्स का पेज, केवल इथिक्स का नोट्स 4 पेज में था, इकोनॉमिक्स का 3 पेज में था, साइंस का 6 पेज में था। वो पागल होते हैं जी। नहीं, वो ऐसे बनाते हैं नोट्स। कैसे बनाते हैं समझते हो? नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एक लाइन में उपयोग क्या है, हेल्थ में, एजुकेशन में, यहाँ वहाँ स्पेस में, हो गया। इतने में ही एक फिंगर के बराबर नैनो टेक्नोलॉजी खत्म। अगला बायोटेक्नोलॉजी क्या है, करंट की न्यूज, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, यहाँ क्या क्या, फिर उसके बाद समझ रहे हो, इससे 5 फिंगर पता चला, साइंस की 5 यूनिट खत्म। तो एक पेज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आखिर में कितना लिखना? मैं आप सबसे लास्ट बात पूछना चाहता हूं कि आखिरी में मुख्य परीक्षा में 5 पॉइंट से ज्यादा कोई लिख पाता है एग्जैक्ट? तो ऐसे में अगर हम पहले ही बायोटेक्नोलॉजी, करंट में क्या चला, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, यहां यहां यहां, अगर हम एक एक पॉइंट केवल लिख लें और एक उदाहरण लिख लें, आंसर हो गया कि नहीं हो गया? भागिए मत। मैं एडिटोरियल लंबा कराता हूं बिकॉज मैं डीप एनालिसिस करता हूं। मुझे पता है उसके बगैर रास्ता नहीं है। वो मेरे करियर पर भी रिस्क था। यूट्यूब पब्लिक है, आप सब कब ठुकरा देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है।
यूट्यूब पर, तब भी मैंने रिस्क लेके 2-2 घंटा, सवा 2-2 घंटा तक हिंदू एनालिसिस किया, जबकि कल्चर आधा घंटा 40 मिनट का। सोचिए कितना साहस मेरे अंदर रहा होगा कि नहीं यार मैंने तो करना है। और सोचिए अगर करंट नहीं आया होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोचिए अगर इतना ज्यादा करंट बेस्ड क्वेश्चन ना आए होते, तो जैसे प्री में खड़े हो गए थे ढेर सारे लोग कि करंट फ्लॉप करंट फ्लॉप, आप सोचिए आप लोग मुझे यहां टिकने देते? 2 घंटे के हिंदू को अपनी हृदय पर हाथ रख करके बोलिए, उस 2 घंटे के हिंदू को आप पता नहीं क्या क्या, कुछ बच्चों को, लेकिन मैक्सिमम मुझे सुना करके चले जाते। जाते कि नहीं जाते? हृदय पर हाथ रख के मन में बोलिए, दिस इज द फैक्ट, ऐसा ही होता बेटा। 2-2 घंटे की हिंदू की क्लास अगर ना आती, क्वेश्चन ना आते डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप क्या करते? मैं कहां जाता? मेरा तो करियर खत्म था, लेकिन मैंने करियर पर रिस्क लिया, दांव लगाया कि 2 घंटा घुमा घुमा के एनसीईआरटी भी पढ़ाता था। याद करिए पालमपुर गांव कैसे पढ़े आप विचार करिए। जो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, स्पेशल क्लास में 9th क्लास की एनसीईआरटी है, पढ़ी हुई है, फ्री है, और उसको मैं भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। एनसीईआरटी 9th क्लास की पहला चैप्टर है पालमपुर गांव। क्या कभी आपने सोचा इस गांव को एक टीचर 3 घंटे प्लस पढ़ाया है? चलिए बताइए पालमपुर गांव कितना घंटा पढ़े? आप लोग कमेंट करिए, तब समझ में आएगा कि मैं रिस्क लेता हूं। यही रिस्क आपको लेने के लिए हमेशा कहता हूं। आप देखिए मैंने दांव लगा, पालमपुर गांव 3 घंटा, 3.5 घंटा केवल ये पढ़ा है पालमपुर गांव। और बच्चे कहने लगे सर बाप रे बाप, इकोनॉमिक्स ऐसे लग रहा है इस दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट। स्पेशल क्लास फ्री होती है बेटा, पढ़िए 9th क्लास की एनसीईआरटी। सोचिए आप, ठीक है, कोई बातें बुरी लगी हूं, मैं सब बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूं, बट समर्पित हूं आपके लिए। पढ़ना है आपको, बट तरीका रहेगा ये, अगर आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो इसे अपनाएंगे, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद रात को 8 बजे एथिक्स में। आप देखिएगा, वो लंबी क्लास लूंगा, लंबी चूंकि उसमें केस स्टडी है तो लंबा जाएगी। 8 बजे डॉट मिलते हैं। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।